वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स के बेस पे तरंगिक माध्यम से प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डॉपलर प्रभाव को देखा था। अब उसका आगे का कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो डॉपलर प्रभाव के माध्यम से हम लोग जो कंटेंट देखे थे भाई, डॉपलर प्रभाव के बेसिस पे हमारे पास जो कंटेंट था वो पहला कंटेंट के माध्यम से जो हमारे पास था वो किसके बेसिस पे था, उस कंटेंट के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। पहला जो था, यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो, यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो। पहला है यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो। पहला बोल रहा है यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो, ठीक है। दूसरा देखते हैं भाई, यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो और दूसरा क्या बोला था, तथा श्रोता स्थिर हो। श्रोता क्या हो भाई, स्थिर हो। श्रोता स्थिर हो। और दूसरा क्या बोल रहा है, यदि ध्वनि स्थिर हो तथा श्रोता गतिशील हो। यदि ध्वनि स्थिर हो एवं श्रोता गतिशील हो एवं श्रोता गतिमान हो एवं श्रोता क्या हो भाई, गतिमान हो। एवं श्रोता क्या हो, गतिमान हो, ठीक है। एवं श्रोता क्या हो, गतिमान हो। और तीसरा क्या बोल रहा है, यदि ध्वनि स्रोत श्रोता दोनों गतिमान हो, ठीक है। यदि ध्वनि और श्रोता दोनों, यदि ध्वनि व श्रोता दोनों गतिमान हो। और चौथा के बेस पे था, यदि ध्वनि स्रोत श्रोता एवं माध्यम गतिमान हो, ठीक है। यदि ध्वनि श्रोता, चौथा है यदि ध्वनि श्रोता एवं माध्यम तीनों गतिमान हो, माध्यम क्या हो, गतिमान हो। क्लियर। तो यहाँ से देख सकते हैं, यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो। तो इस चीज़ को हम लोग डॉपलर प्रभाव के बेसिस पे देख रहे हैं। किसके बेस पे देख रहे हैं भाई, डॉपलर प्रभाव के बेस पे देख रहे हैं भाई। ये आप लोगों के किसके बेस पे है, डॉपलर प्रभाव के बेसिस पे है। क्लियर। तो पहला आपके पास क्या दिया गया है, यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो। एक में आप लोगों का स्थिर कौन है, ध्वनि है, और गतिमान कौन है, ध्वनि गतिमान है और श्रोता क्या है, स्थिर है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो। पहला, यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता क्या हो भाई, स्थिर हो। दूसरा, यदि ध्वनि स्थिर हो तो एवं श्रोता क्या हो, गतिमान हो। यदि ध्वनि व श्रोता दोनों गतिमान हो। और चौथा बोल रहा है कि यदि ध्वनि श्रोता एवं माध्यम तीनों गतिमान हो, तब के बेसिस पे क्या कंटेंट होगा। तो पहला को फोकस कीजिए भाई। पहला क्या है, यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो। दूसरा, यदि ध्वनि स्थिर हो एवं श्रोता गतिमान हो। तीसरा, यदि ध्वनि व श्रोता दोनों गतिमान हो। चौथा, यदि ध्वनि श्रोता एवं माध्यम गतिमान हो। क्लियर। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि भाई ये डॉपलर प्रभाव के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और ये किसके बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो। यदि ध्वनि स्थिर हो एवं श्रोता गतिमान हो। यदि ध्वनि व श्रोता दोनों गतिमान हो। यदि ध्वनि श्रोता माध्यम तीनों गतिमान हो, तब इस कंटेंट के बेस पे क्या होगा, इस क्वेश्चन के
माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट आएगा, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो डॉपलर प्रभाव के बेस पे आपके पास ये है कि यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो, और यदि ध्वनि स्थिर हो एवं श्रोता क्या हो, गतिमान हो। यदि ध्वनि और श्रोता दोनों गतिमान हो, और यदि ध्वनि श्रोता एवं माध्यम तीनों गतिमान हो, तब क्या होगा। तो पहला ध्वनि के बेस पे जान सकते हैं, जब ध्वनि और ध्वनि स्रोत गतिमान होता है, श्रोता स्थिर होता है, तब क्या होता है, इस पर आप लोग माइंड कर सकते हैं भाई। और दूसरा, यदि ध्वनि स्थिर होता है और श्रोता गतिमान होता है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी क्या होता है, इसके माध्यम से भी आप लोग जान सकते हैं। तीसरा, यदि ध्वनि व श्रोता दोनों गतिमान हो, तो इसके कंटेंट के माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से भी जान सकते हैं। और चौथा, यदि ध्वनि श्रोता एवं माध्यम ये गतिमान हो, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी जान सकते हैं। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ तो बताया ही गया था कि इसके माध्यम से कि यदि आपके पास ये दिया गया था कि यदि डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में, यदि डॉपलर प्रभाव, देखिए यहाँ पर है कि यदि डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है। इसको मैं रिपीट किया था। ठीक है, कि डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को क्या करता है, बताता है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। क्या लागू नहीं होता है, डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है भाई। तो इस स्थिति में कौन सा लागू नहीं होता है, तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। क्लियर, तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि जब डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। क्या प्रभाव लागू नहीं होता है, डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट हो जाएगा, इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहे। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब श्रोता अथवा स्रोत के माध्यम से होता है, श्रोता अथवा स्रोत के माध्यम से होता है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट होता है यहाँ से जान सकते हो भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। क्या लागू नहीं होता है भाई, डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के
एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता। तो डॉपलर प्रभाव के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर डॉपलर प्रभाव को रिपीट मोड में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे आता है, इसकी स्थिति के बेस पे भी आता है। ठीक है, तो डॉपलर प्रभाव के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग, यहाँ से जान सकते हैं कि जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति तरंगों की आवृत्ति से अधिक होती है, तरंगों की आवृत्ति से अधिक होती है। तो जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति से अधिक होती है तो यहाँ स्रोत एवं श्रोता के बीच यहाँ पर बोला गया है, देखिए ये दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग में कि यहाँ जब स्रोत और श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो, ध्वनि के वेग से क्या हो, अधिक हो। यहाँ पर बोला गया है कि जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। इस स्थिति में डॉपलर प्रभाव क्या होता है भाई, लागू नहीं होता है। कब की स्थिति में, जब डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले ठीक है, तो इस डॉपलर प्रभाव के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों इसके एक रोडिंग में रहेगा और किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हो भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के
एक कोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो जब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जब डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है, जब डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है और जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग, जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग, स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव, ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। निम्नलिखित कितने स्थितियों में होता है भाई, 4 स्थितियों में होता है। निम्नलिखित कितने स्थितियों में होता है, 4 स्थितियों में होता है। क्लियर। तो इस चारों स्थिति के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है कि ये किसके कोडिंग में रहेंगे और किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ से जान सकते हैं कि स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। डॉपलर प्रभाव क्या होता है भाई, लागू नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि जब डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से क्या होता है, अधिक होता है तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। निम्नलिखित कितने स्थितियों में होता है भाई, तो निम्नलिखित 4 स्थितियों के बेसिस पे होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी रहेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी रहेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके माध्यम से रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे भी रहेंगे। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, आभासी आवृत्ति कहते हैं। तो ये आप लोगों की आभासी आवृत्ति के बेस पे हो जाएगा। ये आप लोगों के किसके बेस पे हो जाएगा भाई, आभासी आवृत्ति के बेस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग जान सकते हैं कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत में दिया गया है कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है जिसे आवृत्ति को हम लोग इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है। तो इसको डॉपलर बेसिस पे जान सकते हैं कि यहाँ पर मैं क्लियर करके इस चीज़ को बता रहा था और इस क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा था कि जब ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति से अधिक होती है तो यहाँ स्रोत एवं श्रोता के बीच में डॉपलर प्रभाव नहीं लागू होता है। ठीक है। यहाँ आपका डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं बता रहा था कि जब डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा
श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। तो जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिससे आभासी आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। कितने स्थितियों में होता है भाई? 4 स्थितियों में होता है। तो पहला, यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो। यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो। दूसरा, यदि ध्वनि स्रोत स्थिर हो तथा श्रोता गतिमान हो। तीसरा, यदि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता दोनों गतिमान हो। चौथा, यदि ध्वनि स्रोत श्रोता एवं माध्यम गतिमान हो। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। क्लियर? तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। क्लियर? तो यहाँ से भी हम लोग डॉपलर प्रभाव के माध्यम से भी हम लोग जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी निकल। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए उस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा। तो चलिए उस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में देख सकते हैं कि डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव की 4 स्थितियों में होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं। डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव निम्न की 4 स्थितियों में होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। कितनी स्थितियों में होता है भाई? निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। तो पहला, यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो। दूसरा, यदि ध्वनि स्रोत स्थिर हो तथा श्रोता गतिमान हो। तीसरा, यदि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता दोनों गतिमान हो। चौथा, यदि ध्वनि स्रोत श्रोता एवं माध्यम गतिमान न हो। क्लियर? तो इस कंटेंट के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी
आवृत्ति कहते हैं तथा इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत ही हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा। तो इसी कंटेंट में दिया गया डॉपलर प्रभाव यदि ध्वनि स्रोत स्थिर तथा श्रोता गतिमान हो, तो इसी कंटेंट में भी दिया गया है कि यदि यहाँ पर कि डॉपलर प्रभाव में यदि ध्वनि स्रोत क्या होती है भाई, स्थिर होती है, और श्रोता क्या होती है भाई, गतिमान होती है और श्रोता क्या होती है भाई, गतिमान होती है। तो इन कंटेंट के बेसिस पे होता है। तो इसमें पहला के बेस पे था, यदि पहला हमारे पास ये था कि यदि ध्वनि स्थिर हो और श्रोता गतिमान हो। दूसरा, यदि श्रोता स्थिर हो और ध्वनि गतिमान हो तीसरा, यदि ध्वनि श्रोता दोनों गतिमान हो, यदि ध्वनि श्रोता दोनों गतिमान हो। ठीक है, तीसरा कंटेंट में ये था। और चौथा में क्या था भाई, यदि ध्वनि श्रोता माध्यम गतिमान हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, कि ये इसके बेस पे रहेगा। तो डॉपलर प्रभाव में यदि ध्वनि स्रोत स्थिर तथा श्रोता गतिमान होता है, तो डॉपलर प्रभाव में यदि ध्वनि स्रोत स्थिर होता है और श्रोता क्या होता है, गतिमान होता है। तो यदि ध्वनि स्थिर हो और श्रोता क्या हो, गतिमान हो, यदि श्रोता स्थिर हो और ध्वनि क्या हो, गतिमान हो। थर्ड में क्या बोला जा रहा है कि यदि ध्वनि श्रोता दोनों गतिमान हो, और चौथा में ये बोला जा रहा है कि यदि ध्वनि श्रोता माध्यम तीनों क्या हो, गतिमान के बेसिस पे हो। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो डॉपलर प्रभाव में जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, कि डॉपलर प्रभाव में यदि ध्वनि स्थिर होता है और श्रोता क्या होता है, गतिमान, और यदि ध्वनि स्थिर होती है और श्रोता गतिमान होती है तो अलग कंटेंट आता है। और यदि श्रोता स्थिर हो, अगर देखो, अगर पहला क्या होता है कि एक स्थिर होता है तो दूसरा गतिमान होता है, और अगर दूसरा गतिमान है तो पहला वाला क्या है भाई, स्थिर है। तो पहला अगर स्थिर है तो दूसरा गतिमान है, अगर दूसरा गतिमान है तो पहला स्थिर है। फिर एक कंटेंट में क्या आता है कि दोनों स्थिर हो जाते हैं भाई। फिर एक कंटेंट में क्या आता है कि दोनों गतिमान हो जाते हैं। तो अगर एक कंटेंट में आप लोग के पास दोनों गतिमान हो जाते हैं, एक में दोनों स्थिर हो जाते हैं, तो एक में हम लोग दोनों स्थिर के माध्यम से होते हैं और एक में दोनों गतिमान के माध्यम से होते हैं। तो दोनों स्थिर के माध्यम से भी जान सकते हैं और दोनों गतिमान के माध्यम से भी जान सकते हैं कि दोनों स्थिर के माध्यम से भी क्या होते हैं और गतिमान के माध्यम से भी क्या होते हैं। तो जब भी डॉपलर प्रभाव के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो आपके पास जो स्रोत और श्रोता के बीच पे होता है, जो आपके पास क्या होता है, स्रोत एक होता है आपके पास जो स्रोत होता है, और दूसरा क्या होता है, श्रोता होता है। इसके बीच में जो ध्वनि तरंगे होती है, इसके बीच में जो आपके पास दो ध्वनि तरंगे होती है भाई, ध्वनि तरंगे होती हैं। क्योंकि दो तरीके से तरंगों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे, तरंग के माध्यम से हम लोग देखे थे कि प्रगामी तरंग के बेस पे देखे थे, प्रगामी तरंगे, और दूसरा अप्रगामी तरंगे के बेस पे, प्रगामी तरंगे, अप्रगामी तरंगे। और तीसरा हम लोग देखे थे अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे, प्रगामी तरंगे, और एक में अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगे, अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगे के माध्यम से देखे थे।
एक को हम लोग अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगे के माध्यम से देखे थे। ठीक है, तो प्रगामी तरंगे के माध्यम से जान सकते हैं और अप्रगामी तरंगे के माध्यम से जान सकते हैं, अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगे के माध्यम से जान सकते हैं और अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगे के माध्यम से जान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रगामी तरंग के माध्यम से भी जान सकते हैं और अप्रगामी तरंग के माध्यम से जान सकते हैं। अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग के माध्यम से होता है, अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग के माध्यम से होता है। और एक में क्या होता है कि अप्रगामी तरंग के माध्यम से देखते हैं, पांचवा कंटेंट होता है हमारे पास अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे, अप्रगामी तरंगे। छठवां अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे। इस कंटेंट के बेस पे देखे थे तो एक आप लोग पास ये प्रगामी तरंग के बेस हो जाएगा, एक अप्रगामी तरंगे के बेसिस हो जाएगा, एक अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगे हो जाएगा, एक अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, एक को हम लोग अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे के माध्यम से देख सकते हैं, एक को हम लोग अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे के बेस पे देख सकते हैं। तो एक स्रोत के बेस होता है, एक श्रोता के बेस पे होता है भाई। जब ध्वनि तरंगों के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं, इसके माध्यम से जब ध्वनि तरंगों के माध्यम से भी हम लोग इसको क्या करते हैं भाई, क्लियर करते हैं कि एक आप लोग प्रगामी तरंगे के माध्यम से कितना होता है और एक अप्रगामी तरंग के माध्यम से कितना होता है, एक अनुदैर्ध्य के माध्यम से कितना होता है, एक प्रगामी तरंग के माध्यम से क्या होता है, एक अप्रगामी तरंग के माध्यम से क्या होता है। क्योंकि जब भी कोई परिवर्तन होता है भाई, जब भी कोई परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के एक अकॉर्डिंग में आपके पास क्या होता है, एक आभासी परिवर्तन के बेस होता है और एक क्या होता है, एक आभासी परिवर्तन के बेस पे होता है और एक आप लोगों के पास होता है एक आभासी परिवर्तन के बेस पे होता है और एक आप लोगों के वास्तविक के बेस पे होता है। ठीक है, तो एक को आभासी के बेस पे करते हैं, एक को हम लोग वास्तविक के बेस पे करते हैं। क्लियर, तो एक को हम लोग आभासी के बेस पे देख लेंगे, एक को हम लोग वास्तविक के बेस पे देख लेंगे। क्योंकि जब भी तरंग के माध्यम से होता है तो तरंगों में आपके पास जो आयाम होता है, तरंगों के माध्यम से जो हम लोग आयाम को देखते हैं, मॉडुलन को देखते हैं और तरंगों में हम लोग कला को देखते हैं और उसके बाद आवृत्ति को उसके देखते हैं और उसके आवर्तकाल को देखते हैं। तो उसमें अलग अलग के बेसिस पे आता है भाई ये। क्लियर कि दोनों कलाओं के माध्यम से भी कंपित रहते हैं या प्रसामान्य कंपित अवस्था में होते हैं या सामान्य अवस्था में होते हैं, तो इसके बेस से भी अलग आता है। तो यहाँ पर आपको जो डॉपलर प्रभाव के अकॉर्डिंग में जो देखोगे कि यदि आप लोग पास जो माध्यम होता है, जो स्रोत होता है, अगर एक स्थिर है और आपके पास ये ध्वनि अगर स्थिर है और श्रोता क्या है, गतिमान है, या फिर श्रोता स्थिर है और ध्वनि गतिमान है, ये कंटेंट भी हो सकता है। दोनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रोता के माध्यम से हो सकता है और ध्वनि के माध्यम से भी हो सकता है। तो एक को आप लोग ध्वनि के माध्यम से देख सकते हैं और एक को आप लोग श्रोता के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, कि श्रोता के माध्यम से क्या होता है और ध्वनि के माध्यम से क्या होता है। तो एक को आप लोग ध्वनि के माध्यम से देख सकते हैं और एक को आप लोग श्रोता के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, कि श्रोता के बेसिस पे क्या होता है और ध्वनि के बेसिस पे क्या होता है। तो ध्वनि के माध्यम से आप लोग जब भी देखेंगे तो एक प्रगामी तरंगे के माध्यम से आता है और एक अप्रगामी तरंग के माध्यम से आता है। तो एक को हम लोग प्रगामी तरंग के माध्यम से देखेंगे, एक को हम लोग अप्रगामी तरंग के माध्यम से देखेंगे और एक अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग के बेस पे होता है, एक आप लोगों का अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग के माध्यम से होता है। तो एक को हम लोग प्रगामी तरंगे के बेस पे देख लेते हैं, एक को हम लोग अप्रगामी तरंगे के बेस पे देख लेंगे, एक को अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग के बेस पे देखेंगे, एक को अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगे के बेस पे देखेंगे। ठीक है, तो अनुप्रस्थ के बेस पे आपके पास हो जाएगा, फिर अनुदैर्ध्य के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो एक को आप लोग अनुप्रस्थ के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, एक को अनुदैर्ध्य के माध्यम से भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये दोनों के बेसिस पे रहता है भाई कि हमारे पास ये अनुप्रस्थ के बेस पे भी क्या कंटेंट हो सकता है या फिर अनुदैर्ध्य के बेस पे हो सकता है। एक को हम लोग प्रगामी के माध्यम से जान सकते हैं, एक को हम लोग अप्रगामी के माध्यम से जान सकते हैं। ये प्रगामी तरंगे किसके बेस पे होता है,
अप्रगामी तरंगे किसके बेस पे होता है, अनुदैर्ध्य तरंगे किसके बेस पे होता है, अनुप्रस्थ तरंगे भी किसके बेस पे होता है। तो प्रगामी तरंगे के बेस पे आप लोग इसको कंटेंट को देख सकते हैं, और अप्रगामी तरंगे के बेस पे देख सकते हैं, और अनुदैर्ध्य बेस पे देख सकते हैं, और अनुप्रस्थ के बेस पे देख सकते हैं। और अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे होता है और अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे होता है। तो दो चीज़ को आप लोगों को गौर करना है। ध्वनि तरंग के बेस पे, जो ध्वनि तरंग के बेस पे आपके पास जो कंटेंट था, उस कंटेंट के बेस पे जो यहाँ पर मैं बता रहा था भाई, यहाँ पर जो कंटेंट था, यहाँ पर बोला गया है कि यदि डॉप्लर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है, तो जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉप्लर प्रभाव लागू नहीं होता है, तथा ध्वनि तरंगों के लिए डॉप्लर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। कितने स्थितियों में होता है? 4 स्थितियों में होता है। तो जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉप्लर प्रभाव लागू नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के लिए डॉप्लर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। कितने स्थितियों में होता है? 4 स्थितियों में होता है। यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो, यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता क्या हो? स्थिर हो। यदि ध्वनि स्रोत स्थिर हो तथा श्रोता गतिमान हो, तो पहला, यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो, यदि ध्वनि स्रोत स्थिर हो तथा श्रोता गतिमान हो, या फिर ध्वनि स्रोत हो एवं श्रोता दोनों गतिमान हो, ये दोनों कंटेंट के बेस हो जाएगा। या फिर चौथा में हम लोग उसको बदल करके रखेंगे कि यदि ध्वनि स्रोत और श्रोता और माध्यम तीनों गतिमान के बेसिस पे होगा तो आपके पास अलग आएगा। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता के ध्वनि को स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं, तथा इस प्रभाव को डॉप्लर प्रभाव कहते हैं। तथा इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं भाई? डॉप्लर प्रभाव कहते हैं। तो डॉप्लर प्रभाव के अंतर्गत में ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच में क्या होती है भाई? अपेक्षिक गति होती है। तो इस अपेक्षिक गति को आप लोग देख लीजिएगा, ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। क्योंकि जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं, तथा इस प्रभाव को डॉप्लर प्रभाव कहते हैं। अब डॉप्लर प्रभाव के अंतर्गत में क्या होता है भाई कि डॉप्लर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है, तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉप्लर प्रभाव लागू नहीं होता है। तो ध्वनि तरंगों के लिए डॉप्लर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति कुछ बदली हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी आवृत्ति कहते हैं, तथा इस प्रभाव को डॉप्लर प्रभाव कहते हैं। जब डॉप्लर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है, तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो तो डॉप्लर प्रभाव लागू नहीं होता है। तो ध्वनि तरंगों के लिए डॉप्लर प्रभाव की 4 स्थितियों में होगा। आप लोगों को चारों स्थिति को याद रखना है भाई कि यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो, यदि ध्वनि स्रोत स्थिर हो तथा श्रोता गतिमान हो, यदि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता दोनों गतिमान हो, यदि ध्वनि स्रोत श्रोता एवं माध्यम तीनों गतिमान हो। तो पहला, यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो, यदि ध्वनि स्रोत स्थिर हो तथा श्रोता गतिमान हो, यदि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता दोनों गतिमान हो, यदि ध्वनि स्रोत तथा श्रोता एवं माध्यम गतिमान हो। क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि यदि ध्वनि स्रोत गतिमान है तो श्रोता स्थिर होता है, और यदि ध्वनि स्रोत स्थिर होता है तो श्रोता गतिमान होता है। क्लियर? और यदि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता दोनों गतिमान होता है तो यहाँ पर ये तीनों कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहता है। तो तीनों के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे भी रहेंगे। क्योंकि यदि ध्वनि स्रोत गतिमान होती है तो श्रोता स्थिर होती है, और यदि ध्वनि स्रोत स्थिर होती है तो श्रोता गतिमान होती है, और यदि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता दोनों गतिमान होती है, और यदि ध्वनि स्रोत श्रोता एवं माध्यम तीनों गतिमान होती है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आपके पास अलग कंटेंट आता है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा
और ये किसके एक कोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि यदि डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को बताता है तथा जब स्रोत अथवा श्रोता का वेग ध्वनि वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित 4 स्थितियों में होता है। यदि ध्वनि स्रोत गतिमान हो तथा श्रोता स्थिर हो, यदि ध्वनि स्रोत स्थिर हो तथा श्रोता गतिमान हो, और यदि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता दोनों गतिमान हो, और यदि ध्वनि स्रोत और श्रोता एवं माध्यम इसके बेस पे गतिमान हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आगे का जो कंटेंट है एक और वीडियो लेक्चर बच जाएगा इसके इस चैप्टर में। ठीक है, जिसमें आप लोग डायग्राम बेस में देखेंगे और लेखा चित्र के माध्यम से देखेंगे। रेखा चित्र के बेस पे क्या होगा, डॉपलर प्रभाव को हम लोग रैखिक रूप में किस तरीके से निरूपित करेंगे, इसमें डायग्राम बेसिस क्वेश्चन जो है वो किसके बेसिस पे आता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। तो इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं।